नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, जहां पे हम बात करने वाले हैं जीएसटी ऑन रेंट। रेंट के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी की हम बात करने वाले हैं। सर, रेंट के ऊपर जीएसटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? जीएसटी तो बहुत सारी चीज़ों पर लगता है, बट पर्टिकुलरली रेंट के ऊपर जीएसटी की वीडियो क्यों बनाई जा रही है? सो रेंट के ऊपर जो जीएसटी है वो दो तरीके से लगता है, एक एफसीएम और एक आरसीएम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रेंट के ऊपर, क्योंकि यहां आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन जाती है। सो रेंट के ऊपर जो जीएसटी लगता है वो एफसीएम और आरसीएम दो तरीके से लगता है। आशा मैं ये करता हूं आप लोगों को पता होगा एफसीएम और आरसीएम के बारे में। नहीं पता तो मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं। डिटेल में अगर आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम बना देंगे वीडियो। एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मुद्दे की बात बता देता हूं। एफसीएम के अंदर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स या सर्विस को सप्लाई कर रहा है उसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है टैक्स का। आरसीएम के अंदर रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स या सर्विस को रिसीव कर रहा है उसके थ्रू डिपार्टमेंट के पास, सरकार के पास पैसा जाता है। सरकार को तो टैक्स चाहिए। सरकार को क्या चाहिए भैया? टैक्स। वो सप्लायर से आए चाहे वो रेसिपिएंट से आए। जनरली जो आप लोग अकाउंटिंग करते हो वो एफसीएम होती है 99%, 99.99%, 0.1% कहीं पे आपको आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बनती है, जैसे कि जीटीए की सर्विस के ऊपर, लीगल सर्विसेज के ऊपर। इसी तरीके से अब रेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जो किसी भी तरीके का रेंट हो वो जीएसटी के दायरे में आएगा ही आएगा, अगर वो कॉमर्शियल पर्पज से, मतलब बिजनेस पर्पज से यूज हो रहा है। रेजिडेंशियल की बात भी हम करेंगे और ये कंप्लीट गाइड है। इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला। सो जीएसटी ऑन रेंट, रेंट के ऊपर जीएसटी दो तरीके से लगता है, एक एफसीएम और एक आरसीएम। एफसीएम मैंने बताया जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसके थ्रू डिपार्टमेंट के पास टैक्स का पैसा जाता है, जीएसटी का पैसा जाता है। आरसीएम में रेसिपिएंट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है, उसके थ्रू डिपार्टमेंट के पास पैसा जाता है। तो अब रेंट के ऊपर एफसीएम लगाना है या आरसीएम लगाना है या कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि तीनों स्थिति बनती है। स्थिति तो वैसे चार बनती है, या तो टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है, या आरसीएम में लगाना है, या वो टैक्स के दायरे में ही नहीं आता। तो इन चार स्थितियों की हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही कुछ ही मिनटों के अंदर आपको सारी कहानी समझ में आने वाली है। सो जीएसटी ऑन रेंट। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक कि जो प्रॉपर्टी है जिसका रेंट लिया जा रहा है। अब रेंट एक चीज आप समझ लो कि रेंट कोई गुड्स नहीं है, रेंट क्या है? सर्विसेज है। तो यहाँ पे बात चल रही है जीएसटी ऑन सर्विसेज के ऊपर, क्योंकि रेंट क्या है? सर्विस है, कोई गुड्स तो है नहीं। अब यहाँ दो चीजें निकल के आती है कि जो प्रॉपर्टी है वो किस यूज से की यूज हो रही है, रेजिडेंशियल यूज से यूज हो रही है या बिजनेस पर्पज से यूज हो रही है। उसका पर्पस क्या है? जो प्रॉपर्टी रेंट पे है उसका पर्पस क्या है? दूसरी बात, लैंडलॉर्ड जो है वो रजिस्टर्ड है या टीनेंट रजिस्टर्ड है, या दोनों रजिस्टर्ड हैं या दोनों रजिस्टर्ड नहीं है। तो इन सारे टॉपिक को बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में आप समझने वाले हो। सो टॉपिक नंबर 1 कि लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, मकान मालिक कह लो या दुकान मालिक कह लो, मालिक जो है प्रॉपर्टी का, ऑनर, और किराएदार दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। और प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी को मैंने दो चीजें आपको बताई। नंबर एक, किराएदार और मालिक दोनों रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है या कोई एक रजिस्टर्ड है। नंबर दूसरी बात, यूज ऑफ प्रॉपर्टी किस में हो रही है? रेजिडेंशियल पर्पस है या फिर कॉमर्शियल पर्पस है। तो दोनों चीजें यहां पे लिखी हुई है। नंबर एक कि भैया लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट दोनों ही अनरजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी का यूज चाहे वो रेजिडेंशियल हो रहा हो चाहे वो कॉमर्शियल हो रहा हो, कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी जब कोई जीएसटी में है ही नहीं। ना तो मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ना किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो वो प्रॉपर्टी चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पस से यूज हो रही हो, चाहे वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, दोनों में ही जीएसटी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जीएसटी में कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट, लैंडलॉर्ड जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। लैंडलॉर्ड जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब चाहे प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है चाहे प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है, दोनों के ऊपर ही जीएसटी लगेगा। लैंडलॉर्ड जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे प्रॉपर्टी कॉमर्शियल हो, दोनों ही कंडीशन में जीएसटी लगेगा। और कौन से तरीके से लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एफसीएम के अंदर लगेगा।
तो इस तरीके से लगेगा एफसीएम, मतलब जो मकान मालिक है, जो दुकान मालिक है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, वो एक बिल रेज करेगा किसको? रेसिपिएंट को, जो वहां पे किराए पे रह रहा है, किराएदार को, और उस बिल के ऊपर वो जीएसटी लगाएगा। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो, प्रॉपर्टी चाहे कॉमर्शियल हो, पर कंडीशन क्या है कि प्रॉपर्टी का जो यूज है वो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। प्रॉपर्टी का जो यूज है वो उसका पर्पस क्या होना चाहिए? बिजनेस, वो रेजिडेंशियल पर्पस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो, प्रॉपर्टी चाहे कॉमर्शियल हो, एफसीएम लगेगा, पर प्रॉपर्टी का यूज जो है वो क्या होना चाहिए? उसका बिजनेस पर्पस होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं यहाँ पे। अगर ये आप नीचे वाली एक लाइन हटा दोगे तो मामला सारा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि अगर लैंडलॉर्ड मालिक अगर रजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो, प्रॉपर्टी चाहे कॉमर्शियल हो, एफसीएम के अंदर टैक्स लगेगा रेंट के ऊपर। मतलब सप्लायर जो है सर्विसेज का, जो रेंट ले रहा है, जो मकान मालिक है, जो दुकान मालिक है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, वो बिल के ऊपर जीएसटी लगाएगा, और सामने वाला व्यक्ति जो रेसिपिएंट है, जो किराएदार है, वो उसके ऊपर अलॉन्ग विद जीएसटी के साथ और किराए का पैसा सप्लायर को, मतलब मालिक को देगा, और मालिक किराए के पैसे अपनी जेब में रखेगा, जीएसटी का पैसा या तो आईटी से यूटिलाइज करेगा या फिर डिपार्टमेंट को देगा। प्रॉपर्टी का यूज कॉमर्शियल होना चाहिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है। लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, पर टीनेंट जो मालिक है, जो किराएदार है, वो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, वो रजिस्टर्ड है, और लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो, प्रॉपर्टी चाहे कॉमर्शियल हो, दोनों ही कंडीशन में क्या लगने वाला है? आरसीएम लगने वाला है। दोनों ही कंडीशन में क्या लगने वाला? आरसीएम। तो एफसीएम मैंने बताया था, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस के थ्रू जीएसटी का पैसा सरकार को जाता है। आरसीएम बताया था, रेसिपिएंट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज के थ्रू जीएसटी का पैसा सरकार को जाता है। तो यहाँ रेसिपिएंट कौन है? सर्विस को कौन ले रहा है? टीनेंट ले रहा है। लैंडलॉर्ड कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विसेज है। टीनेंट कौन है? रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है। तो रेसिपिएंट के थ्रू पैसा जाएगा, क्योंकि भाई साहब लैंडलॉर्ड तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो जीएसटी का बिल कहां से देगा? जब वो जीएसटी का बिल नहीं देगा तो सरकार का नुकसान होगा, और सरकार ये बात पसंद नहीं करती है। तो इसलिए प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो, प्रॉपर्टी चाहे कॉमर्शियल हो, अगर किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आरसीएम के अंदर वो टैक्स जमा करेगा। पर बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु किंतु बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी का यूज अगेन बिजनेस होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पज से है तो कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, वो आगे बताऊंगा। तो यहाँ कहानी को याद रखें कि प्रॉपर्टी का यूज क्या है। प्रॉपर्टी का यूज है बिजनेस पर्पस। पीछे भी जो प्रॉपर्टी का यूज बताया था वो भी था बिजनेस पर्पस। सो मालिक लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड, टीनेंट किराएदार रजिस्टर्ड, टीनेंट रेसिपिएंट होता है, लैंडलॉर्ड सप्लायर ऑफ सर्विसेज होता है। चूंकि यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टीनेंट किराएदार रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज रजिस्टर्ड है, तो उसको टैक्स जमा कराना है, चाहे प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो चाहे प्रॉपर्टी कॉमर्शियल हो, बट प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस एक्टिविटी में होना चाहिए, तो आरसीएम में टैक्स जमा होगा। अगला इंपॉर्टेंट, जीएसटी ऑन रेंट। लैंडलॉर्ड चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड चाहे रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, किराएदार चाहे रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड हो। पर अब यहाँ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बात नहीं है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का यूज रेजिडेंशियल पर्पस से ही हो रहा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का यूज रेजिडेंशियल पर्पस से ही हो रहा है, तो ये जीएसटी के दायरे में आता ही नहीं है। तो इसलिए जो पीछे के 3 पॉइंट बताए थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस से यूज हो रही है, चाहे वो कॉमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, वो जीएसटी के दायरे में आती है। या तो उस पर एफसीएम लगेगा या तो उस पर आरसीएम लगेगा। अगर लैंडलॉर्ड सप्लायर ऑफ सर्विसेज रजिस्टर्ड है तो एफसीएम लग जाएगा, अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और टीनेंट रजिस्टर्ड है तो फिर आरसीएम लग जाएगा। पर लैंडलॉर्ड चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड हो, टीनेंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस से यूज होती है तो ये जीएसटी के दायरे में नहीं आती है, ये एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। फिर से ब्रीफ कर देता हूं 2 मिनटों के अंदर, बहुत जल्दी करूंगा। 4 पॉइंट आते हैं रेंट के ऊपर जीएसटी लगने में। 4 पॉइंट। नंबर 1,
मकान मालिक, दुकान मालिक या प्रॉपर्टी का मालिक और किराएदार दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी की बात ही नहीं उठती, नो जीएसटी, चाहे वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो चाहे प्रॉपर्टी कॉमर्शियल हो। नंबर 2, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, टीनेंट अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड, उससे कोई मतलब ही नहीं है। लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड है तो एफसीएम के अंदर जो है वो टैक्स जमा करा जाएगा, प्रॉपर्टी का यूज कॉमर्शियल होना चाहिए। लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टीनेंट रजिस्टर्ड है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, अगर वो बिजनेस पर्पज से यूज हो रही है तो आरसीएम के अंदर टैक्स जमा होगा। अगर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पज से यूज हो रही है तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है, वो जीएसटी के दायरे में ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है सर कि 2 साल पहले ही आरसीएम ऑन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर 2 साल पहले 18/7/2022 को ही नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 डेटेड 30 जुलाई 2022, इसके अनुसार आरसीएम रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट के ऊपर पहले ही एप्लीकेबल हो चुका है अगर टीनेंट रजिस्टर्ड है और सामने वाली पार्टी मतलब ऑनर जो है वो अनरजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी कॉमर्शियल पर्पज से यूज हो रही है। तो आज से 2 साल पहले 18/7/2022 को इसके ऊपर आरसीएम लागू हो चुका था। इसके ऊपर हमने वीडियो 2022 में बना दी थी। और जो लेटेस्ट जो हम बात कर रहे हैं आरसीएम ऑन रेंट ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, ये रिसेंटली अभी एज पर नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 डेटेड 8 अक्टूबर 2024 को ये नोटिफिकेशन के थ्रू जो है नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 के थ्रू आरसीएम ऑन कॉमर्शियल यूनिट के ऊपर जो है वो आरसीएम के दायरे में आ गया है। ये भी रेंट, तो रेंट अगर कॉमर्शियल यूनिट का अगर कोई भी रेंट जो है पे करा जा रहा है या रेंट का कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो एफसीएम लगाएगा, लैंडलॉर्ड अगर अनरजिस्टर्ड है तो टीनेंट उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स जमा करेगा अगर टीनेंट रजिस्टर्ड है, और दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो बात ही खत्म हुई। सो आई होप इस वीडियो के बाद मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट रहा होगा। तो रेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कॉमर्शियल हो, बस पर्पस अगर उसका बिजनेस है तो टैक्स तो लगेगा, चाहे एफसीएम में दो चाहे आरसीएम में दो। लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो एफसीएम, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो आरसीएम। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको आरसीएम की अकाउंटिंग के बारे में वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दबा के #RCM अकाउंटिंग लिखो तो मैं एक वीडियो आपको आरसीएम की अकाउंटिंग आपने टैली में कैसे करनी है उसके ऊपर बनाऊंगा, पर कमेंट दबा के आना चाहिए वीडियो में #RCM अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।